मैंने क्या कहा, चैप्टर नंबर 12 एटम, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे गाइगर मार्शल एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या लेते हैं, सोर्स लेते हैं, और ये सोर्स किसका होता है, सोर्स रेडियो एक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सोर्स क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। सोर्स का जो जिससे अल्फा पार्टिकल निकलने वाला जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो बिस्मथ का होता है। किसका होता है, बिस्मथ का। तो आपको ये बात ध्यान में रहनी होगी, हमेशा याद रखना होगा कि ये जो सोर्स होता है वो बिस्मथ का होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 83 और एटॉमिक वेट होता है 214। ठीक है, और हमारे पास है लीड ब्रिक्स। असल में लीड ब्रिक्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले तो वो एक बीम में जाए, एक सीधा जाए। ठीक है, अब एक और ब्रिक्स होता है जिसके सहारे गोल्ड कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है, गोल्ड कॉइल। गोल्ड कॉइल बहुत पतला होता है, इतना पतला कि आंखों से भी न दिखाई दे, इतना ज्यादा इसे थिक बनाया जाता है। इसका थिकनेस जो होता है गोल्ड का वो 2.1 × 10⁻⁴ मीटर, मतलब काफी छोटा, काफी माइनस में छोटा, इतना पतला कि तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। इतना ज्यादा गोल्ड को क्या कर दिया जाता है, पीट पीट के पतला कर दिया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या किया, गोल्ड लगा दिया गया, लीड ब्रिक से सहारे गोल्ड लटका दिया गया। उसके बाद इसके सामने स्क्रीन रखा गया और स्क्रीन पे सटा दिया गया डिटेक्टर को। डिटेक्टर क्या करता है, जितने भी अल्फा पार्टिकल वहां से आएंगे उन सभी अल्फा पार्टिकल को रीड करेगा। ये धड़ाधड़ रीड करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होगा कि यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल को क्या कर दिया गया, निकाला गया, तो वो लीड ब्रिक से सीधा बीम से निकला। कैसे निकला, सीधा। देखो अल्फा पार्टिकल अगल बगल तो बहुत जाएंगे, लेकिन अल्फा पार्टिकल यहाँ से कैसे गया, सीधा गया, क्योंकि लीड ब्रिक्स इनको ना एक जगह पे इकट्ठा करने का काम किया और इनमें सीधा बीम बनाया। अब ये सीधा जाके कहाँ स्ट्राइक किए, गोल्ड कॉइल पे स्ट्राइक किए। किसको, गोल्ड कॉइल को। तो गोल्ड कॉइल के सभी जगहों को ये छेदते हुए स्क्रीन पे पहुंचे और डिटेक्टर ने धड़ाधड़ इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो गोल्ड डिटेक्टर ने एक बात ऑब्जर्व की कि हर जगह अल्फा पार्टिकल मिले थे। यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, सभी जगह ब्राइट मिल रहे थे, सभी हिस्से में ब्राइट मिल रहे थे स्क्रीन के। लेकिन स्क्रीन का एक हिस्सा ऐसा था, बीच वाला हिस्सा, जहां डार्क था बोले तो जहां अल्फा पार्टिकल नहीं मिला, जहां अल्फा पार्टिकल मिला ही नहीं। डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया लेकिन अल्फा पार्टिकल कोई मिला ही नहीं वहां पे। इसका मतलब कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहा था तो उसने गोल्ड के सभी हिस्से को छेद करके वहां पहुंचा स्क्रीन पे। लेकिन गोल्ड का एक ऐसा हिस्सा था जो ठोस था, और ठोस वाले हिस्से को अल्फा पार्टिकल क्या भेद नहीं पाया, उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाया। वो यहाँ से क्या हो गया होगा, यहाँ से वापस मुड़ गया होगा, मतलब उसको छेद नहीं पाया। इसका मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया ही नहीं, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया ही नहीं, तो यहाँ स्क्रीन पे अल्फा पार्टिकल मिला ही नहीं, और डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया ही नहीं। तो जब डिटेक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया, अल्फा पार्टिकल नहीं मिला, इससे यह साबित हो गया कि जो गोल्ड कॉइल है, गोल्ड कॉइल का एक हिस्सा ऐसा है कि वो बहुत ठोस है, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, उसका कॉम। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो एकदम सेंटर वाला हिस्सा है गोल्ड का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, बहुत ही ज्यादा ठोस है, क्योंकि सारे हिस्से को पेनिट्रेट कर पाया अल्फा पार्टिकल। बट उसका एक हिस्सा ऐसा था जिसे पेनिट्रेट नहीं कर पाया, वो हिस्सा, दिस हिस्सा इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वो हिस्सा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। तो इस एटम का जो वो हिस्सा जो बहुत ज्यादा सॉलिड था, बहुत ज्यादा ठोस था, हमें इस डिटेक्टर के द्वारा पता चल गया कि उसे नहीं छेद पाया, उसे बोला गया न्यूक्लियस, सीधा सीधा बात में। और गाइगर मार्शल ने यही एक्सपेरिमेंट किया था कि एटम में न्यूक्लियस कहाँ सिचुएटेड होता है, तो जस्ट उसके सेंटर ऑफ मास पे, बीचों बीच। तो यहाँ पे देखो, अब अल्फा पार्टिकल जैसे ही गया है तो 180 डिग्री पे, 180 डिग्री मतलब सीधे डिग्री पे, एकदम 180 डिग्री पे कोई भी अल्फा पार्टिकल यहाँ नहीं मिला है। लेकिन 180 डिग्री जैसे ही कम हुआ होगा, ये 179 डिग्री, ठीक है ना, 178 डिग्री, इन पे अल्फा पार्टिकल जैसे ही 1 डिग्री कम हुआ, तुरंत धड़ाधड़ क्या मिलना स्टार्ट हो गया, तुरंत अल्फा पार्टिकल मिलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 180 डिग्री पे ही क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। मतलब 180 डिग्री पे एकदम सीधे वाले जब अल्फा पार्टिकल एकदम 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा और किसी एटम को पेनिट्रेट करेगा तो 180 डिग्री वाले को भेद नहीं पाएगा। बाकी 179, 178 इन सब डिग्रियों पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होने लगा, मतलब मिलना स्टार्ट हो गया। समझ में आया? इसका मतलब एंगल कम कर रहे थे तो अल्फा पार्टिकल ज्यादा मिल रहा था। क्लियर है? तो मैंने यहाँ सारी बातें लिख रखी हैं कि सोर्स अल्फा पार्टिकल से निकला, लीड ब्रिक से होते हुए अल्फा पार्टिकल को सीधा गोल्ड कॉइल तक पहुंचा,
गोल्ड कॉइल के बाद कुछ अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे प्राप्त होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे प्राप्त होते हैं, मतलब कुछ नहीं प्राप्त होते हैं। जो नहीं प्राप्त होते हैं वो कितने डिग्री नहीं प्राप्त होते हैं, 180 डिग्री नहीं मिलते हैं। और जो प्राप्त होते हैं उन्हें डिटेक्टर रीड कर लेता है। बाकी 180 डिग्री की स्क्रीन पे यहाँ पे नहीं मिलता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। अब हमें ये बता, एक बात तो कंफर्म हो गया, एक बात तो कंफर्म हो गया क्या, कि 180 डिग्री पे क्या मिलता है, 180 डिग्री पे कोई भी अल्फा पार्टिकल मिला, कोई अल्फा पार्टिकल नहीं मिला, बोलो नहीं मिला ना। और बाकी जैसे ही एंगल कम होते गया अल्फा पार्टिकल क्या होता गया, मिलता चला गया। तो हमें यही तो खोजना था कि भाई इसका एटम, इसका न्यूक्लियस कहाँ है। तो एक हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे इसके लिए। तो वो ग्राफ इसका होगा, एकदम सिंपल सा ग्राफ है ये। मैंने माना कि ये है अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए, और ये रहा हमारा एंगल। तो जैसे ही मैं एंगल बढ़ाऊंगा अल्फा पार्टिकल कम होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा, देखो ये बता रहा है कि मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे हमें अल्फा पार्टिकल क्या मिलता जाएगा, इस पॉइंट से भी कम मिलता जाएगा। मतलब कहेंगे कि थीटा प्रोपोर्शनल 1/, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब मैं थीटा इंक्रीज करूंगा, एंगल इंक्रीज करूंगा, तो अल्फा पार्टिकल के मिलना कम हो जाएंगे। क्लियर है। थीटा बढ़ाऊंगा मतलब 180 डिग्री पे करूंगा तो अल्फा पार्टिकल मिलना कम हो जाएंगे। और अगर मैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब थीटा कम करूं तो अल्फा पार्टिकल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 179, 79, 178, 90 डिग्री, इन सब डिग्रियों पे, मतलब हर एक डिग्री पे वैल्यू मिल रही होगी, वैल्यू मिल रही। 180 के नीचे, 180 के नीचे अल्फा पार्टिकल मिल रहा हुआ, लेकिन 180 पे अल्फा पार्टिकल मतलब जैसे मतलब अल्फा पार्टिकल कम होता चला जाएगा। जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा 180 डिग्री की तरफ, तो अल्फा पार्टिकल मिलना कम हो जाएगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि इसका ग्राफ यही बनेगा, एंगल ऐसे और अल्फा पार्टिकल का ये, समझ गए ना। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, किसका ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, मतलब एक बढ़ रहा होगा तो एक घट रहा होगा। अगर एंगल बढ़ रहा होगा तो अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, घट रहा होगा। अगर ये घट रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, अल्फा पार्टिकल बढ़ रहा होगा। इसके बीच में ये ग्राफ बनेगा। आप इस ग्राफ को बनाइए, ठीक है, ग्राफ बनाइए। क्या था इसका, इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित यह हुआ कि एटम का अधिकतम हिस्सा क्या है, खाली है। तो एटम का आउट ऑफ द मोस्ट पार्ट इज एम्प्टी, सारा हिस्सा खाली है। बट एटम का एक जगह ऐसा है जो सॉलिड है, जहां से अल्फा पार्टिकल आवता ना, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे रीबाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे अल्फा पार्टिकल गया और उस वाली जगह से क्या हो गया, रीबाउंड हो गया। इसका मतलब वहां कुछ रोकने वाला था, दिस इज रोकने वाला, इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसे क्या बोलेंगे, उसे न्यूक्लियस कहेंगे। समझ गया ना, वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और यहाँ से हुई हमारी न्यूक्लियस की खोज, बोले तो नाभिक की खोज। ये बहुत बड़ा प्रचंड एक्सपेरिमेंट था उस समय का, समझ गया ना, उस समय का काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट था। उसी के बाद धड़ाधड़ न्यूक्लियस पे इतने खोज हुए ना कि परमाणु बम बना के रख दिए गए। समझ रहे नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या बम बनाया जाता, एटम बम, समझ गए। तो एटम से एटम बम के इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, सबसे पहले किस पे न्यूक्लियस किस बात पे प्रभावित हो रहा था, क्या हो रहा था इसके अंदर। तो देखेंगे पहला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे पहले जो न्यूक्लियस के पास में जो मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास में और जो दूर है उसके बीच और न्यूक्लियस के बीच में क्या उनके बीच में अप्रोच है, क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखेंगे कि कितना फोर्स तगड़ा है कि फोर्स ज्यादा है, उसके बारे में हम देखेंगे, अप्रोच के बारे में देखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास हो जाता है तो ये हिस्सा सॉलिड होता है, सॉलिड होने के कारण इसके पास में आता है और ये इसको अप्रोच करके भगा देता है, इसको दूर भगा देगा, क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल भी होता है पॉजिटिव। इसको ये दूर भगाया, ठीक है, दूर भगा दिया, रिबाउंड कर गया, भाग गया। लेकिन जो एकदम सीधा न्यूक्लियस के सामने गया वो इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, ये रीबाउंड हो जाएगा। रीबाउंड हो गया मतलब इस पे ज्यादा फोर्स काम किया न्यूक्लियस का फोर्स किस पे ज्यादा काम किया, तो जो इसके सेंटर पे था, और जो इससे दूर था उन पे इसका फोर्स कम लगा, इसलिए इसको ज्यादा रिबाउंड नहीं कर पाया। जो न्यूक्लियस से दूर थे उनको कम रिबाउंड कर पाया, लेकिन जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक में था उसे ज्यादा रिबाउंड कर पाया। और यही इसके बीच में होता है क्लोजेस्ट अप्रोच।
इसका मतलब होता है क्लोजेस्ट अप्रोच का यही मतलब होता है। और इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसे हम बोलते हैं कोलंबियन फोर्स। तो मैंने कहा जब रेडियस ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगा, तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा होगा तो अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस का अल्फा पार्टिकल पे फोर्स क्या होगा? कम होगा, इसलिए कम बाउंड होगा। समझ में आया? और ये थोड़ा सा इससे क्या होगा? ज्यादा बाउंड होगा, क्योंकि ये इसके थोड़ा सा नजदीक में। लेकिन जो बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूक्लियस के सामने है, जिसका रेडियस क्या है? कम है, तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जब ये न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इसे बाउंड कर देगा। क्या कर देगा? बाउंड कर देगा, रीबाउंड कर देगा। इसी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड कॉइल को स्ट्राइक कर रहा था, समझ गए? तो वो गोल्ड कॉइल में एक हिस्सा ऐसा था जो न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस के पास में जब जितने पास में अल्फा पार्टिकल था, जितना जो न्यूक्लियस के जो पास में था उसको उतना ज्यादा मोड़ा, उस पे उतना ज्यादा फोर्स लगाया न्यूक्लियस ने। लेकिन जो बहुत ज्यादा दूर था, जिसका रेडियस बहुत ज्यादा दूर था, उस पे उसका प्रभाव कम था। तो रीबाउंड सबसे ज्यादा किसे करेगा? जिसका रेडियस कम हो, उसे ज्यादा फोर्स लगा के उसे रीबाउंड कर देगा। तो यहाँ से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और इस वाले हिस्से में कोई भी अल्फा पार्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल गया, न्यूक्लियस से टकराया, रीबाउंड हो गया। तो पहले जब जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी, और रीबाउंड हो गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होता है? काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं कोलंबियन फोर्स वाला, ठीक है ना, कोलंबियन फोर्स का। जब सीधा आप जाते रहो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ये रिबाउंड किया, ठीक है ना। अच्छा सुनो, अब हम कहते हैं न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है? तो नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस की साइज जो होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस वो होती है 10 के पावर -15 सेमी। तो न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है। न्यूक्लियस की साइज क्या होती है? बहुत छोटी होती है। समझ गए? न्यूक्लियस की साइज छोटी इसलिए होती है क्योंकि जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया है, जितना पास में जाके रिबाउंड होगा, अल्फा पार्टिकल जितना पास में जाके रिबाउंड होगा उतना छोटा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जितना दूर से ही रिबाउंड हो जाएगा उतना न्यूक्लियस क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसलिए जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल बीचों बीच गया है, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में जाके रिबाउंड हो रहा है। तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में जाके रिबाउंड हो रहा है, इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल क्या है? मतलब न्यूक्लियस क्या है? इसका बहुत छोटा है। क्लियर? तो ये नोट पॉइंट से